तो खतीजा भी कह रही है और जकिया जो है उसने भी मिस की हैं क्लासें एक दो। तो फिर जो है हम दोबारा से पढ़ते हैं। एक और जकिया नहीं है बीच में, चले आ जाएंगी। अब जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो फिर मुझे पता नहीं चलता, फिर आप उसको अलाउ कर लीजिएगा नौरीन, अगर कोई और आए तो। ठीक है सर, मैं कर दूँ। ठीक है, ये ईयर के पार्ट है, इनको कौन लेबल करेगा? बिल्किस। जी सर। 13 नंबर पे क्या है? स्क्रीन सामने आ गई है? यस सर, आ गई है। 13 नंबर पे क्या चीज है? मेलियस। मेलियस है, गुड। और 6 नंबर पे क्या चीज है? 6 कहाँ पे है? Gestation ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब है। अच्छा खतीजा आप बताएं 8 नंबर पे क्या चीज है? 8 नंबर पे जी सर, ये वाली ऑडिटरी नर्व है। वेस्टिब्यूलर कोक्लियर या ऑडिटरी नर्व है। ठीक है सिकंदर साहब, आप बताएं कि ये जो है क्या कहते हैं, किधर है? और कुछ 5 नंबर पे क्या चीज है? ये सर कौन बताएगा राउंड विंडो। कि 5 नंबर क्या? राउंड विंडो। राउंड विंडो, जबरदस्त। बल्कि आप बताएं 3 नंबर पे क्या चीज है? सर ये एयर ड्रम। हाँ, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ड्रम। और 7 नंबर पे? कोक्लिया। कोक्लिया। कोक्लिया है, ठीक है। चले हम एयर को दोबारा से जरा करते हैं, दोबारा के साथ उसकी जो है वो काजेस भी पढ़ेंगे जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की है। ये एक्सटर्नल एयर है हमारा। इसमें हमने क्या कहा था कि 2-3 चीजें मेन होती हैं, एक ऑरिकल है और एक एडिटरी कैनाल है, और क्या है? एयर ड्रम है, जो बेसिकली पार्टीशन होता है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर की। तो ऑरिकल जो है इसका दूसरा नाम पिन्ना भी है। एडिटरी कैनाल की बात करें तो ये एस शेप्ड होती है, और इसके अंदर क्या होता है? स्पीशियस ग्लैंड होते हैं। सुबिशियस और सेरोमेनियस ग्लैंड होते हैं जो कि ईयर वैक्स खारिज करते हैं। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा बोनी होता है और एक हिस्सा कार्टिलेजिनस होता है। आगे वाला 1/3 कार्टिलेजिनस होता है और पीछे वाला 2/3 जो है वो बोनी होता है। इसकी टोटल लेंथ 24 mm होती है, जो कि मुख्तलिफ लोगों में वेरी कर सकती है, छोटे बच्चों में या बड़ों में। ठीक है, ये है एक्सटर्नल ईयर। इंसानी इसमें कौन सी एनर्जी की फॉर्म होती है? अकाउस्टिक एनर्जी। कौन सी फॉर्म होती है? एनर्जी। अकाउस्टिक एनर्जी होती है। इंसानी कान कौन सी फ्रीक्वेंसियों की आवाज सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसियां, या 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और कौन सी इंटेंसिटी की आवाज सुन सकता है? 0 dB से लेकर 120 डेसिबल तक की फ्रीक्वेंसियों की आवाज सुन सकता है। इंटेंसिटी की आवाज सुन सकता है 0 dB से लेकर 120 डेसिबल। और इससे जो ऊपर आवाज होती है उसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का नाम दिया जाता है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। और जो फ्रीक्वेंसियां हैं 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उनको सब सानिक, और जो ऊपर होती हैं 20,000 हर्ट्ज से उनको अल्ट्रासोनिक का नाम दिया जाता है। और जो स्पीच की फ्रीक्वेंसी है वो अमूमन 250 से लेकर 8,000 के दरमियान होती है। अच्छा, एक्सटर्नल ईयर जो है वो कौन सा लॉस होता है इसकी वजह से अगर कोई इशू हो तो? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस की जो है 5 डिग्रीज और 3 टाइप्स होती हैं। 5 डिग्रीज कौन सी होती हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सुइयर, प्रोफाउंड। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सुइयर, प्रोफाउंड। और एक और डिग्री भी होती है मॉडरेटली सुइयर, जिसको 5वीं कंसिडर किया जाता है। माइल्ड जो है वो 40 dB तक हो तो माइल्ड हेयरिंग लॉस कहलाता है, 40 से 55 हो तो मॉडरेट कहलाता है, 55 से 70 हो तो मॉडरेटली सुइयर कहलाता है, और 70 से 90 हो तो क्या कहलाता है? प्रोफाउंड। सुइयर कहलाता है। और 90 से ऊपर हो तो फिर प्रोफाउंड कहलाता है। ठीक है। अब जब अगर मसला इस
पोर्शन में होगा तो कौन सा हेयरिंग लॉस होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कौन सा हेयरिंग लॉस होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसमें कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है? सबसे पहले तो पिन्ने का ना होना कंडक्टिव लॉस काज करता है, और वो पिन्ने का ना होना क्या कहलाता है? एनोशिया। पिन्ने का मेल फॉर्म्ड होना या एब्सेंस होना अनोशिया कहलाता है। पिन्ने का छोटा होना माइक्रोशिया कहलाता है, जो कि काज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ये मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है। किसका मैसेज आया है? सादिया, वो होस्ट आप कर रही हैं तो उनको अलाउ करें, अगर वो आ रही हैं तो। जकिया, आ रही हैं वो? आ रही हैं वो? ज्वाइन हुई है नहीं हुई है? टाइप कर रही हैं अभी तो। उसे क्या टाइप ना करें, ज्वाइन करें। अच्छा, स्क्रीन किधर गई है? हमारी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन कहाँ गायब हो? कल जो है कंप्लीट जो है ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का, तकरीबन ठीक है 50 क्वेश्चन होंगे। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर ठीक है। सुन रहे हैं? जी ठीक है, ये नजर आ रही है जी स्क्रीन जी अब? सर। यस सर। अच्छा, क्या काजेज हो सकती हैं? माइक्रोशिया, अनोशिया और मैक्रोशिया। फिर अगर ऑडिटरी कैनाल जो है स्टेनोसिस है या मेल फॉर्म है तो इसको एट्रेसिया कहते हैं। ये जितनी भी काजेज हैं इनसे माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, माइल्ड से मॉडरेट डिग्री का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ये जो एक्सटर्नल ईयर में जितने भी मसाइल हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? माइक्रोशिया, अनोशिया, अट्रीसिया। अट्रीसिया क्या है? एडिटरी कैनाल का स्टीनोज यानी तंग हो जाना या मेल फॉर्म्ड होना। फिर क्या है? एक्सेसिव एयर वैक्स। एक्सेसिव एयर वैक्स जो है वो भी इसकी काज हो सकती है। क्या? जो एयर वैक्स है उसका ज्यादा प्रोड्यूस होना, अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली रास्ते को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से मॉडरेट डिग्री का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। और क्या चीज हो सकती है? ओटाइटस एक्सटर्ना यानी मिडल ईयर और आउटर ईयर की इन्फ्लामेशन। इन्फ्लेम हो जाएगा, सूज जाएगा तो डेफिनेटली जो पाथवे है वो तंग हो जाएगा। इसको ओटाइटस एक्सटर्ना कहते हैं। और ये कंडीशन ज्यादातर जो है स्विमर लोग फेस करते हैं या नेवी वाले लोग जो पानी के साथ बहुत ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं। तो पानी जब अंदर चला जाता है कान में तो उसकी वजह से क्या होता है? आउटर ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको ओटाइटस एक्सटर्ना कहते हैं। तो आउटर एयर में कौन कौन सी काज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस काज कर सकती हैं? माइल्ड और ये चीजें मॉडरेट। आप, हाँ, कौन सी काजेज हैं वो? अनोशिया है, अनोशिया, माइक्रोशिया है, माइक्रोशिया, अट्रेसिया मिक्रोशिया, है, एक्सेसिव एयर वैक्स है और ओटाइटस एक्सटर्ना है। ठीक है, ओटाइटस एक्सटर्ना है।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो पहले मैंने बता दिया कि 1/3 कार्टिलेजिनस होता है और 2/3 बोनी होता है, और ये एस शेप्ड होती है और 24 mm लंबी होती है। इसके बाद आ जाती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि बेसिकली पार्टीशन है किसकी, आउटर ईयर की और मिडल ईयर की। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आउटर ईयर है, इसके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या इश्यूज हैं, उनको देखने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको ऑटोस्कोपी कहते हैं। ऑटोस्कोपी इज अ टेस्ट टू एग्जामाइन द आउटर ईयर। आउटर ईयर को एग्जामाइन करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको ऑटोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोस्कोपी। और मिडल ईयर को एग्जामाइन करने के लिए या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी को एग्जामाइन करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको टेम्पैनोमेट्री कहते हैं। इसका अक्सर ने आंसर किया हुआ था ऑल ऑफ अबव, जब मैंने कल पूछा था कि टेम्पैनोमेट्री कौन से पार्ट को एग्जामाइन करने के लिए होती है, तो ये कौन सा होता है? मिडल ईयर को एग्जामाइन करती है टेम्पैनोमेट्री। ठीक है। Yes, और sir. ऑडियोमेट्री जो है वो एग्जामाइन तो किसी पार्ट को नहीं करती, लेकिन डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस के बारे में बताती है कि कौन सी डिग्री और कौन सी टाइप्स का हेयरिंग लॉस है। सही है। और इनर ईयर को एग्जामाइन करने के लिए एवाक्ड या ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स या इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी वगैरह होती है। खासकर जो न्यू नेटल चिल्ड्रन होते हैं उनमें कौन सा होता है? अवाक्ड रिस्पॉन्स जो है उससे उनको टेस्ट किया जाता है, अवाक्ड रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे आगे चलते हैं। ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, इसका हमने क्या था कहा था कि कनकेव शेप में पड़ी होती है, इसके साथ मेलियस अटैच होते हैं, और इसके ये पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला फ्लैसिड होता है, इसको पार्स फ्लैस्टा कहते हैं, और नीचे वाला टेंस होता है, उसको पार्स टेंसा कहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको एम्बो कहते हैं। मेम्ब्रेन की मूवमेंट का कम हो जाना, स्ट्रिक हो जाना, मूव कम करेगी, उसको टेम्पैनोसाइक्लोसिस कहते हैं। तो ये दो मेन काजेज हो सकती हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के हवाले से, टेम्पैनोसाइक्लोसिस और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। क्लियर है? सर जी कोई सर ये साइक्लोसिस क्या है? टेम्पैनोसाइक्लोसिस आवाज ये है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी मूवमेंट को की रिस्ट्रिक्शन हो जाना, यानी मूवमेंट कम हो जाना, टाइट हो जाना उसका। जैसे नीचे वाला ऐसा टेंस होता है, ऊपर वाला भी टेंस हो जाता है किसी लेगामेंट की वजह से या किसी एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से, ऊपर वाला भी टाइट हो जाता है, तो वो मूव ही नहीं करती प्रॉपर, उसको टेम्पैनोसाइक्लोसिस कहते हैं। और अगर फट जाए तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। ठीक है। तो जी सर सर। ये एक क्वेश्चन है, इसकी जी पास फ्लेस्ट्रा की कितनी लेयर्स होती हैं? किसकी? इसकी लेयर्स कितनी होती हैं? 3 लेयर्स अम, होती हैं। ये 3 लेयर्स। पास टेंसा पास फ्लेस्ट्रा दोनों की 3 थी। हाँ डेफिनेटली, वो तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला पोर्शन है, और नीचे वाला वैसे तो एक ही है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसकी 3 लेयर है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम पार्स फ्लैस्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ढीला होता है और मूव करता है। नीचे वाले को टेंसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेंस होता है और कम मूव करता है, इसलिए उसको टेंसा कहते हैं। टेंस हो जाना, टाइट हो जाना, टाइट ऐसा होता है। और जब दोनों ही टेंस हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? टेम्पैनोसाइक्लोसिस हो जाता है। और अगर फट जाए तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ये है मिडल ईयर क्यूटी। इसमें जो मेन चीजें होती हैं वो क्या है? मेलियस इनकस और स्टेपीज होती है, और यूस्टेचियन ट्यूब होती है, और मसल्स दो होते हैं, टेंसर टेम्पेनाई और स्टेपिडियस। इनका आर्डर हम देखें तो जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ बोन अटैच है वो मेलियस है, वही सबसे बड़ी बोन है। सबसे पहले मेलियस होती है, फिर इनकस होती है, और फिर स्टेपीज होती है। ठीक है। और जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मसल अटैच है उसको टेंसर टेम्पेनाई कहते हैं, और जो स्टेपी के साथ अटैच है उसको स्टेपिडियस कहते हैं। जो टेंसर टेम्पेनाई मसल्स है उसको ट्राइजेमिनल यानी
पांचवी नर्व इनर्वेट करती है और जो स्टेपिडियस है उसको सातवीं यानी फेशियल नर्व जो है इनर्वेट करती है। ये मसल बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, अकाउस्टिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं कि जब प्रेशर एक मखसूस dB से ज्यादा होता है तो ये स्ट्रिक कर लेते हैं ऑसिकल्स को ताकि आपस में डिसकंटिन्यू ना हो जाए। ठीक है जकिया, आपको समझ आ सो रही ये है? कितने dB तक को कंट्रोल करते हैं? 70 40 dB dB से ज्यादा हो तो कंट्रोल करते हैं। नहीं 40 40 से dB ही से। इनका वो अकाउस्टिक रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है 40 पे ही। ठीक है, यानी ठीक है। उसमें पकड़ना शुरू कर देती हैं, अपना एक्टिवेट हो जाता है वो वाला रिफ्लेक्स जो होता है। जकिया आ गई है, दूसरी जकिया। जकिया रफीक नहीं आई। जकिया ज्वाइन बतूल, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर ज्वाइन कर लिए सुन रही हूँ। आप पढ़ा रहे थे अच्छा इसलिए कर मैं लिया, जी। चलें ठीक है। जकिया आपको समझ आ रही है जकिया बतूल? जी आ रही है। ठीक है, ये जो स्टेपिडियस मसल है इसको कौन सी नर्व इनर्वेट करती है? फेशियल नर्व। स्टेपीज। फेशियल नर्व, वेरी गुड। अच्छा हम पहुंचे थे टिम्पैनो, उसके बाद क्या होता है, यूस्टैचियन ट्यूब होती है इसके अंदर अगर देखा जाए, उसको फ्रेंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं। इसका जो 1/3 हिस्सा होता है वो क्या होता है, बोनी होता है, और आगे वाला 2/3 जो होता है वो कार्टिलेजिनस यानी एडिटरी कैनाल के ओल्ड होता है इसके अंदर। वहां 1/3 कार्टिलेजिनस था और 2/3 बोनी, इसमें 1/3 कार्टिलेजिनस और 2/3 बोनी। ओटाइटस मीडिया ज्यादातर इसी की वजह से काज होता है, ओटाइटस मीडिया। ठीक है, ये कौन से पार्ट में खुलती है, नेजोफेरेंक्स की लैटरल वाल पे खुलती है, गले के अंदर फेरेंक्स की लैटरल वाल, नेजोफेरेंक्स की लैटरल वाल पे खुलती है ये ट्यूब। और इसकी वजह से कौन सा लॉस हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जब यूस्ट्रेचियन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है। यूस्ट्रेचियन ट्यूब डिसफंक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन सही से नहीं कर रही। क्या हो रहा है कि फंक्शन सही से नहीं कर रही, यानी वो जो एयर प्रेशर था उसको इक्वलाइज नहीं कर रही, तो इसको यूस्ट्रेचियन ट्यूब डिसफंक्शन कहा जाता है। इसके लिए फिर सर्जरी ये होती है कि आर्टिफिशियल यूस्ट्रेचियन ट्यूब जो है डाली जाती है ताकि प्रेशर को इक्वलाइज करे। इसकी वजह से भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर मिडल ईयर है, मिडल ईयर्स की ये वाल्स हैं। वाल्स कौन सी हैं, मिडल ईयर में कौन सी एनर्जी की फॉर्म होती है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एयर फिल्ड मैकेनिकल। कैविटी है जिसके अंदर हवा होती है। इसकी लेटरल वाल पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, मीडियल वाल पे ओवल और राउंड विंडो होती है, पोस्टीरियर पे मेस्टाइड एंट्रम होता है, और इंटीरियर वाल पे क्या होता है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब होती है। मिडल ईयर की वजह से अब क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, मिडल ईयर की वजह से, ये है मिडल ईयर। इसकी वजह से क्या हो सकते हैं कि ओटाइटस मीडिया हो सकता है जो कि बहुत ही कॉमन होता है बच्चों के अंदर, मिडल ईयर की इन्फेक्शन। इसकी फिर सब टाइप होती है, इन्फेक्शन विद एफ्यूजन हो जाती है कि बहुत ज्यादा मवाद जमा हो जाए अंदर, तो उसको ओटाइटस मीडिया विद एफ्यूजन कहते हैं, जो कि फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ के अमूमन कान के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। तो एक ये काज हो सकती है ओटाइटस मीडिया, एक यूस्ट्रेचियन ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, एक ऑसिकल डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है। ऑस्टिकल डिस्कंटिन्यूटी क्या है कि जो ऑसिकल्स हैं आपस में ब्रेक हो जाती हैं। जब ब्रेक होंगी तो डेफिनेटली जब मूवमेंट आएगी तो मूव करेंगी ही नहीं, तो क्या होगा, इससे मॉडरेट टू सुअर हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, या मॉडरेटली सुअर हेयरिंग लॉस। अब मिडल ईयर में क्या काजेस कंडक्टिव हेयरिंग लॉस काज करती हैं, यूस्ट्रेचियन ट्यूब डिसफंक्शन, टिम्पैनोसैक्रोसिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और क्या है, ओसिकल डिस्कंटिन्यूटी, और फिर ऑटोसाइक्लोसिस। ऑटोसाइक्लोसिस क्या होता है कि ये जो स्टेपीज है इसके ऊपर इरेगुलर बोनी ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से ये कोक्लिया में मूव नहीं करती, इसको ऑटोसाइक्लोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपको शोर में जो है वो अच्छा सुनाई दे और खामोशी में कम सुनाई दे तो कौन सा हेयरिंग लॉस होता है। ये भी एक दफा आया था कि वो ऑटोसाइक्लोसिस है, और दूसरी दफा ये आया था कि ऑटोसाइक्लोसिस कौन सा का हेयरिंग लॉस काज करता है, मिक्स्ड, कंडक्टिव या सेंसरी न्यूरल या ऑल ऑफ अबव। तो वो कौन सा हेयरिंग लॉस काज करेगा, ऑटोसाइक्लोसिस?
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव ऑटोसाइक्लोसिस की वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। ओसिकल डिस्कंटिन्यूटी की वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। टाम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। यूस्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और क्या हो सकता है, कोई इरेगुलर ग्रोथ हो सकती है जिसको क्लोस्टिटोमा कहते हैं। उसकी इरेगुलर ग्रोथ अगर हो जाए मिडल ईयर में तो उसको क्लोस्टिटोमा कहते हैं। उसकी वजह से भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। और अगर मैस्टाइटिस हो जाए, मैस्टाइड बोन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो ओसिकल जैन की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो उसकी वजह से भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो ये काजेज हैं हेयरिंग लॉस की। काजेज से भी क्वेश्चन आता है, ये मिडल ईयर में कौन सी काजेज हैं और आउटर ईयर में कौन सी काजेज हैं। समझ आ गई? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑटोसाइक्लोसिस क्या होता है? वो नहीं पढ़ा। ओसिकल्स अच्छा, जो क्या होता है ऑटोसाइक्लोसिस? सर ये तीनों मिडिल ईयर के तीनों स्टेपीज, इनकस और स्टीरप। सर मिडिल ईयर में जो है एक्स्ट्रा एक बोन हो जाती है। ओसिकल डिस्कंटिन्यूटी है, तीनों में से जुदा हो जाना ओसिकल डिस्कंटिन्यूटी है। ऑटोसाइक्लोसिस ये है कि यहाँ पेंसिल ही नहीं है, पेंसिल जहाँ पे स्टेपी है ना ओवल विंडो में, इस जगह पे कोई इरेगुलर बोनिंग ग्रोथ हो जाती है जिससे स्टेपी मूव नहीं कर सकती। ओवल विंडो के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन। क्या होगा, जो है कौन सा वो कंपार्टमेंट होता है कोक्लिया का जिसमें स्टेपी जाती है ओवल विंडो से आगे, स्केला वेस्टिबुलाई, उसके अंदर नहीं जाएगी, फिर फ्लूइड को नहीं धकेलेगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसको ऑटोसाइक्लोसिस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी स्टेपीज की, इसको ऑटोसाइक्लोसिस कहते हैं। और टेम्पेनोसाइक्लोसिस क्या होता है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और मूव सही से नहीं करती है, उसको टेम्पेनोसाइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है। यस सर। और इन सारे इश्यूज को एग्जामाइन करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको टेम्पेनोमेट्री कहते हैं। उससे पता चलता है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है, यूस्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन है, या क्या है, टेम्पेनोसाइक्लोसिस है या ऑटोसाइक्लोसिस है। ये चीजें किससे हम पता चलती हैं? टेम्पेनोमेट्री से। किससे पता चलती हैं? उसके दो तीन टेम्पेनो ग्राफ होते हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी, और उनसे पता चलता है सी हो तो यूस्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन है, ए है तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है। ठीक है, वो हम जब टेस्ट पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको एग्जामाइन करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? टेम्पेनोमेट्री। जैसे कि और मिडिल आउटर ईयर ईयर को एग्जामाइन करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोकास्टिक। आर्टोस्कोपी। आर्टोस्कोप होती है, उससे देखा जाता है कान के अंदर डाल के, इसको उसको आर्टोस्कोपी कहते हैं। आर्टोस्कोप से देखना। तो एक छोटी सी स्कोप होती है जिसे कान में डाला जाता है, तो आगे दिखाती है कि कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन फटी हुई तो नहीं, तो उसको ऑटोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, ऑटोस्कोपी। ये है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर मैंने कहा था कि दो मेन चीजें होती हैं, एक कोक्लिया होता है और दूसरी क्या चीज होती है? वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल का काम बेसिकली क्या है? ये बैलेंस से रिलेटेड होता है, और कोक्लिया जो है वो हेयरिंग से रिलेटेड ऑर्गन होता है। वेस्टिब्यूल जो है उसमें तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो कि आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, और उनका काम क्या होता है कि बॉडी की पोजीशनिंग को सेंस करती हैं। उसके आगे दो तीन पोर्शन होते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल्स होते हैं, जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर ही होते हैं। इसके नीचे फिर कोक्लिया होता है। वेस्टिब्यूल से वेस्टिब्यूलर नर्व निकलती है और कोक्लिया से कोक्लियर नर्व निकलती है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल है, उनमें एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, और उनके बाहर जो है वो पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है। उनके अंदर एंडोलिम्फ और बाहर पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है। ठीक है, ये है कोक्लिया।
कोक्लिया, उसके अलावा हम कहते हैं कि स्नेल शेल जैसी उसकी शक्ल होती है, उसकी बेस पे हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं और एपेक्स पे क्या होता है, लो लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और क्या होता है कोक्लिया के अंदर, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, उसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 2.5 क्वार्टर टर्न लेता है। ये उसके 3 कंपार्टमेंट हैं, देख रहे हैं आप लोग। स्केला वेस्टिबुलाई, जो वेस्टिब्यूल की तरफ पोर्शन होता है उसको स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, जो सेंटर में होता है उसको स्केला मीडिया, और जो नीचे मीडिया होता है उसको स्केला टेम्पेनाई कहते हैं। जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो किसके साथ अटैच है, ओवल विंडो के साथ, और जो स्केला टेम्पेनाई है वो किसके साथ वो अटैच है, राउंड राउंड विंडो के साथ। उसमें एक सेकेंडरी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों से जहां से फ्लूइड की मूवमेंट होती है उस पॉइंट को हेलिकोट्रीमा कहते हैं। इसके बाद है, अच्छा ऊपर रेजनल मेम्ब्रेन है, आपको नजर आ रही है रेजनल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से सेपरेट करती है, जुदा करती है, रेजनल मेम्ब्रेन। और नीचे है बेसलर मेम्ब्रेन। बेसलर मेम्ब्रेन क्या करती है, स्केला मीडिया को स्केला टेम्पेनाई से सेपरेट करती है। बेस पे है तो ये इन दोनों को कंपार्टमेंट को सेपरेट करती है, और ऊपर वाली रेजनल मेम्ब्रेन जो है तो स्केला वेस्टिबुलाई और इसको करती है स्केला अलग, मीडिया, स्केला मीडिया मीडिया को। स्केला मीडिया में क्या होता है, इंडोलम फ्लूइड होता है, जो कि स्टेरिया वेस्कुलरस जनरेट करता है ज्यादातर, स्टेरिया वेस्कुलरस। इसके अंदर एक बिच्छू-नुमा ऑर्गन होता है जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं, यही सेंस हेयरिंग है, सेंसिटिव हेयरिंग है, यहीं से ऑडिटरी का नाल निकलती है। इसके अंदर इनर ईयर और आउटर ईयर सेल्स होते हैं, राइटर और रेजनर सेल्स होते हैं, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। अगर वो पूछा है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ होती है तो कहाँ है, ये पड़ी है रेड स्केला मीडिया के अंदर। कहाँ होती है, स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया के अंदर। इसमें क्या होता है, ये कैसे सेंस होती है, ये देखें। ये फ्रीक्वेंसी हाई 20,000 हर्ट्ज की कहाँ है, बेस पे है, और 2000 हर्ट्ज की कहाँ है, एपेक्स पे है। ठीक है, यानी बेस पे हाई और एपेक्स पे लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये देखें, ये स्केला ऊपर वाला स्केला मिड क्या पोर्शन है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, फिर मीडिया और फिर टेम्पेनाई। ये देख रहे हैं, जो ही ओवल विंडो मूव करती है तो वेस्टिबुलाई में मौजूद फ्लूइड मूव करता है, और मूव करके कहाँ जाता है, पेरिलम फ्लूइड इधर आता है जहाँ पे राउंड विंडो है, यहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन सेकेंडरी होती है जो बाहर निकल आती है। फिर जब स्टेपी वापस आती है तो फ्लूइड वापस चला जाता है। इसी तरह फ्लूइड की जो है वो सर्कुलेशन होती है, और इस सर्कुलेशन से जो सेंटर वाला एरिया है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, उसके अंदर जो स्टीरोसिलिया है वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की सूरत में ब्रेन में भेज देते हैं। वहां पे कौन सी एनर्जी होती है इस एरिया में, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल। होती है। ये समझ आ रही है इस तस्वीर की कि कैसे ये जो है मूव करता है फ्लूइड और कैसे सेंस होता है। ये इनर ईयर है। इसमें ज्यादातर इसके सेल डैमेज हो सकते हैं। अमूमन ओल्ड एज में जो सेल डैमेज होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, उसको प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं, जो कि बूढ़े लोगों को जरा ऊंचा सुनाई देता है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी उनको, अगर उनको आप कहेंगे कि बाबा, बाबा अब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का हाई एम्पलीट्यूड साउंड है। जब आप बनाना स्पीच का ग्राफ देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि बा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जब आप बोलेंगे तो वो आपको फौरन रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन आप हाई फ्रीक्वेंसियां जैसे ट्रेन आ रही है ये बोलेंगे तो अब ट्रेन आ रही है क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है और इसका बहुत माइनर एम्पलीट्यूड है, तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ऐसे कि जैसे उसने सुना ही नहीं। इसलिए उसको प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसियों का डैमेज हो जाता है। फिर नॉइज इंड्यूस डेफनेस हो सकती है, वो लोग जो मुसलसल नॉइज पे काम करते हैं उसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है। या फिर कंजेनिटल जो इश्यूज होते हैं, जैसे बच्चे प्रोफाउंड डेफ बाय बर्थ आते हैं, जेनेटिक फैमिली इश्यूज जो है जेनेटिकली आता है। फिर कुछ इश्यूज जो है क्या कहते हैं, रूबीला वायरस वगैरह हो गया, ठीक है, या मेल न्यूट्रिशन हो गया, इनकी वजह से भी जो है
सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस की वजह से ऑडिटरी नर्व के डैमेज होने से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, तो मेनिंजाइटिस इसकी काज हो सकती है। ये वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस हो सकता है कि जो वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए। तो ये जो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कुछ काजेज हो सकती हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वो कहाँ होता है? वो स्केला मीडिया के अंदर। हाँ जी, और ठीक है, और स्केला मीडिया में कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलिम्फ। रेजनर मेम्ब्रेन जो है वो किसको किस से जुदा करती है? रेजनर मेम्ब्रेन वो स्केला मीडिया को स्केला से लाइक को स्केला मीडिया सेपरेट स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से स्केला जुदा मीडिया से। करती है। और जो बेजनल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? स्केला मीडिया से सेपरेट करती है। जो बेजलर मेम्ब्रेन है वो स्केला मीडिया को किससे जुदा करती है? ऊपर वाली नहीं होती, जो ऊपर वाली वो स्केला मीडिया और स्केला वेस्टी वो रेजनर होती है, जो नीचे पड़ी हाँ। होती है वो बेजलर होती है। ठीक है, और जी, जो मीडिया के जी। अंदर होती है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। सर ये सही है। रेजनल और बेजनल का दोबारा बता दें कॉन्सेप्ट। ये देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट कौन सा है? स्केला वेस्टिबुलाई है, जो किसके साथ अटैच है? ओवल विंडो के साथ। और नीचे वाला पोर्शन किसके साथ अटैच है? राउंड विंडो के साथ। और सेंटर वाला किसी के साथ अटैच नहीं, वो सेंटर में है, उसके अंदर से एडिटरी नर्व निकल रही है, उसी में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। अब ये रेड सी देख रहे हैं आप ऊपर, रेजनर मेम्ब्रेन। यस सर। ये रेजनर मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली किस से जुदा कर रही है? स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से सेपरेट कर रही है। ठीक है, और ये नीचे जो पड़ी है ये बेजलर मेम्ब्रेन, ये रेड सी बेजलर मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही है? स्केला मीडिया को स्केला टेम्पेनाई से सेपरेट कर रही है। ये इस तरह वर्क करते हैं जैसे मैंने कल कहा था, जैसे वो चावल की फसल आप देखें तो उसके ऊपर पानी होता है, तो पानी के अंदर वो क्या घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे तने, तो वो एक जो है उस तरह का मंजर होता है। इसमें भी ये छोटी सी मेम्ब्रेन है कि जब फ्लूइड जो आता है, फ्लूइड ये नीचे स्टेरोसिलिया है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नीचे देख रहे हैं, जब ऊपर से फ्लूइड गुजरता है तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को हिलाता है। जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलती है तो ये स्टेरोसिलिया उस मूवमेंट को सेंस करके जो इनर ईयर सेल्स हैं और आउटर ईयर सेल्स उनमें भेजते हैं, और वहां से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि ब्रेन में जाती है। ऊपर से जब फ्लूइड घूम रहा होता है तो ये हल्की हल्की बारीक लेयर होती है ना मेम्ब्रेन, ये भी तो मूव करती हैं। जब फ्लूइड ऊपर मूव करेगा इनके, तो उस मूवमेंट को ये सेंस करते हैं हेयरिंग सेल, और अगर ये डैमेज हो जाए तो ये सेंस नहीं कर सकते, और सेंस जब नहीं करते तो फिर उन फ्रीक्वेंसीज का हेयरिंग लॉस होता है जिनके ये सेल्स होते हैं। और अमूमन हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि बेस पे होती हैं तो ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस। अगर प्रोफाउंड लेवल का बच्चा है उसको भी आप कहेंगे बात वो जल्दी से प्रोड्यूस कर लेगा, बनिस्बत के आप उसे कहेंगे टा सा बोलो, वो नहीं बोल पाएगा। समझ आ गई है बात की? ये वाली तस्वीर देख रहे हैं? हाँ सर, ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है इसके साथ ये हेयर सेल्स अटैच होते हैं। इसके साथ स्टेरोसिलिया अटैच है और उसके नीचे हेयर सेल्स हैं। ये छोटे छोटे जो इसके साथ अटैच हैं ये स्टेरोसिलिया हैं। इसके नीचे फिर इनर और आउटर ईयर सेल्स हैं स्टेरोसिलिया। ये भी छोटे छोटे वो हैं बाल टाइप, ये भी होते हैं स्टेरोसिलिया ना। ये जो इसके साथ बिल्कुल अटैच है नीचे ब्लैक वाले, ये भी अटैच नहीं होते, बस नीचे होते हैं। जब वो थोड़ा मूव करती है तो इनके साथ टकराती रहती है। तो ये टनल ठीक है, क्या है? टनल क्या है? टनल फाइबर। टनल ऑफ कोर्टाई जो है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या है, स्पोर्टिंग सेल हैं जैसे डाइटर और हेंसन सेल हैं, फिर इनर ईयर